हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजित और आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत बहुत स्वागत है। यार काफ़ी ज़्यादा मिस किया मैंने आप सबको और उम्मीद है आप सब स्वस्थ हो, सब ठीक हो। भगवान की दया से सभी ठीक रहोगे, मेरी ब्लेसिंग्स है आपको, है ना। तो भाई आप जानते हो हम लोगों ने पार्ट 2 को शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पार्ट 2 हम लोग कर रहे थे आपकी इतिहास की किताब से नए राजा और उनके राज्य, ठीक है। तो इसके बहुत सारे विषय हमने शुरू पहले से कर दिए थे। अब हमारे पास एक विषय आ गया धन के लिए युद्ध, ठीक है। तो बेदौलाबाजी के बिना चलिए इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक शासक राजवंश एक निषिद्ध क्षेत्र से थे, ठीक है। अब ये जो हमने पूरे का पूरा पाठ्यक्रम अभी करा है ना, कितने भी विषय करे अभी तक देखा होगा अगर आपने, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ पा रहे होंगे। ये जितने भी हमने विषय करे इसके अंदर ये जरूर बताया है कि एक राजा एक राज्य का क्या है, एक सम्राट है, ठीक है। वहां पे वो गद्दी पे बैठता है और उस राज्य को चलाता है। तो भाई एकदम साधारण सी बात है कि कोई भी राजवंश एक क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। अब जैसे बताइए मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि अरे अपराजिता तुम कहाँ से आती हो, कहाँ तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है। तो मैं बोलती हूँ मैं लखनऊ से आती हूँ, ठीक है। अभी मैं गाजियाबाद रह रही हूँ लेकिन मेरा जन्म स्थल लखनऊ है। तो भाई हर राजवंश का एक जन्म स्थल या फिर एक ऐसा अटूट स्थल होता है जहां से वो उसकी जो जड़ें होती है वो वहीं से होती हैं, ठीक है। फिर क्या है, गंगा घाटी में बेशकीमती क्षेत्र कन्नौज थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नए विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है कन्नौज, ठीक है। कन्नौज भाई बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, गाँव भी वहाँ पे बहुत लोगों का होगा। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है, एक छोटा सा शहर है ये। आज के दौर पर इसको बहुत ही ज्यादा, आज के दौर पर तो नहीं, पहले के दौर पर इसे बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता था। अगर आपको बहुत पुरानी सदियों की कलाकृतियां और उनकी मौजूदगी देखनी है तो आपको कन्नौज से बढ़िया क्षेत्र नहीं मिल पाएगा, ठीक है। पहले के वक्त में महाभारत और रामायण में लेखन है कि कन्नौज को महोदया या फिर कंबुज ऐसे करके भी नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो हम कन्नौज शहर के बारे में बात करेंगे कि ये गंगा घाटी में उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा बेशकीमती क्षेत्र माना जाता था। वो इसलिए क्योंकि कन्नौज में बहुत ही खूबसूरत मंदिर रहा करते थे और संसाधन भी बहुत अच्छा था। और राजकोष में किसी भी राजा का राजकोष अच्छे से भर दे, इतना अच्छा खासा इसमें पैसा रहता था कन्नौज में। कन्नौज को ऐसे दोस्तों बताया जाए तो इसको इत्तर वाली राजधानी भी बोला कहते हैं। जैसे बात करी जाए तो अंग्रेजी में बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या पड़ जाता है, अहमदाबाद पड़ जाता है। तो वैसे कन्नौज को राजधानी दे रखी है इत्र की राजधानी। ये बहुत खूबसूरत इत्र बनाते हैं गुलाब के और फिर बहुत अलग अलग फूलों के, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही, भाई आज के वक्त में भी इसकी बहुत ज्यादा एक अच्छी खासी उन्नति वाला शहर ये है ही। आज के वक्त में भी बहुत अच्छा शहर है, परस्पर शहर है और पहले के वक्त में भी रहता था। तो भाई इसके पीछे भाई तीन लोग नहीं भाई, 3 वंशज हाथ जोड़कर पड़ गए थे। 3 बड़े बड़े साम्राज्य जिनमें नाम आ जाता है गुर्जरा प्रतिहारा का, राष्ट्रकूटा का और पाला वंशज का। तो ये 3 के 3 भाई इसके पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ गए थे। और ये संबंधित शासक, ये सारे जितने भी इसके शासक थे सब हाथ धो के पड़ गए थे। इस अक्सर त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है। त्रिप यानी कि आप जानते हैं 3 को त्रिप कहते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की एक जगह को हासिल करने के लिए इन 3 लोगों ने इतना ज्यादा संघर्ष किया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। ये वर्णित किया गया है ग्रंथों के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। राजाओं पर आक्रमण, देखिए आपको याद रखना है कि कौन कौन से थे, गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाला वंश, ठीक है भाई। ये आ सकता है 1 या 2 अंकों में आपकी परीक्षा में, पहले ही बता दिया भाई। तो भाई राजाओं पर आक्रमण करने वाले मंदिरों का निर्माण करके दूसरों के मंदिरों को निशाना बनाकर शासक अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे। पहले के वक्त क्या होता था ना दोस्तों कि बहुत से राजा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाता था अपना क्या दिखाने के लिए कि भाई मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरे पास कितना ज्यादा संसाधन है। अपनी सत्ता को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज मंदिर बनाता था और उनमें सोने की मूर्तियां तक स्थापित कर देता था। तो भाई
इतनी मतलब आप इतने अच्छे अच्छे मंदिर बना रहे हैं और किसी का भाई मन ना डगमगा जाए मंदिरों को देख के, तो भाई नाम बदल दिए मेरा। तो ऐसे ही हो रहा था भाई, बहुत से राजा इन सबको देखते थे और सबसे पहले मंदिरों को ही निशाना बना के उन पर आक्रमण करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही होता था, शासक अपनी शक्ति का प्रबल ये सब दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते और फिर उन्हीं मंदिरों पर धावा बोलने के लिए दूसरा राजा आ जाता था, दुश्मन। मैं कनौज के मंदिर आपको दिखाना चाहूँ तो कनौज के मंदिरों पर ही आक्रमण सबसे ज्यादा हुए थे। देखिए कनौज का मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये गौरी शंकर मंदिर है और एक ये मंदिर है, बहुत ही ज्यादा पुराने काल से बने हुए ये मंदिर है। साथ ही साथ सोमनाथ को भी नहीं छोड़ा, गुजरात में जो हमारे सोमनाथ है, शिव जी का बहुत बड़ा प्रचंड मंदिर है, उसमें शायद आपके मम्मी पापा या फिर बहुत से लोग गए होंगे, बहुत खूबसूरत मंदिर है, तो उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सुल्तान मोहम्मद गजनी, देखिए इनको मोहम्मद गजनी इसलिए बोला जाता था क्योंकि गजनी शहर के ही तो राजा थे। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो भाई ये मोहम्मद गजनी साहब इस सदी के वक्त में 1997 से लेके 1030 के तक शासन किया था इन्होंने, ठीक है। तो मध्य एशिया, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग को नियंत्रण किया था इन्होंने। कौन कौन सी जगहों का भाई नाम बताया मैंने? एशिया, ठीक है, मध्य एशिया, यानी कि एशिया तो बहुत बड़ा है हमारा, उसके बीच में जितने भी भाई राज्य पड़ते हैं और शहर पड़ते हैं उन पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। एशिया में हमारा आ जाता है भारत, चाइना, बहुत सारे अलग अलग राज्य आ जाते हैं, ठीक है। तो राज्य भी नहीं भाई, आज के वक्त पे तो वो कंट्री माने जाते हैं। तो भाई ईरान पर भी इनका कब्जा था, साथ ही साथ उपमहाद्वीप पर भी इनका कब्जा था और उत्तरी पश्चिमी भाग पर भी। उत्तरी पश्चिमी भाग भारत का नहीं, भारत के बाहर का उत्तरी पश्चिमी भाग, जहां अफगानिस्तान, बलोचिस्तान ये सब पड़ जाता है, और उपमहाद्वीप पर भी इनका निशाना था। उपमहाद्वीप हमारे भारत का उपमहाद्वीप जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे बोला गया है, ठीक है। उनका निशाना गुजरात के सोमनाथ की धनी मंदिर भी थे। साथ ही हर साल उठाया, क्या क्या हर साल उठाया भाई यहाँ पे लिख देते हैं, हमने शायद एक शब्द को यहाँ पे भाई छोड़ दिया, यहाँ पे राजकोष लिख देती हूँ। हर साल उन्होंने राजकोष उठाया है मंदिरों का। मंदिरों में बहुत स्वर्ण होता है, मुद्राएं होती है, लोग आस्था से उधर बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। तो वहां पे इन्होंने सबसे पहले सोमनाथ पर प्रहार कर दिया था। उसने कई लोगों पर विजय प्राप्त की और अल बिरूनी किताब उल हिंद, अल बिरूनी कौन है? एक किताबगार है, किताब लिखते हैं, इन्होंने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, ठीक है। इन्होंने किताब उल हिंद नामक एक विद्वान को भी संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। देखिए किताब उल हिंद जब ये लिख रहे थे ना, अल बिरूनी किसके कहने पर लिख रहे थे? गजनी के कहने पर, सुल्तान मोहम्मद गजनी के कहने पर ये किताब उल हिंद लिख रहे थे। तो इन्होंने बहुत हमारे बड़े बड़े संस्कृत दिग्गज ने, संस्कृत जानने वाले लोग हैं, विद्वान हैं, तो उनके पास जाकर इन्होंने परीक्षा कह रही हूँ, परीक्षा तो कभी दी ही नहीं है, इन्होंने जाकर सीखा वहां पे और फिर इन्होंने किताब उल हिंद का निर्माण किया। अभी किताब उल हिंद किस चीज पर है भाई, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सुल्तान मोहम्मद गजनी जितने भी शहर लूटता था, जितने भी राज्य लूटता था ना, तो उन राज्यों में तो बहुत सारे लोग भी उसके अंदर आ जाते थे, उसके भीतर भाई लोग भी तो आ रहे हैं, लोग को अब उसको एक राजा मानना पड़ेगा। तो अल बिरूनी से मोहम्मद गजनी ने ये बोला कि भाई मैं जिन जिन राज्यों को लूटता हूँ ना, वहाँ के जितने भी लोग हैं मुझे उन्हें जानना है अच्छे से, मुझे अपने लोगों के बारे में जानना है कि मैं किसको शासन करूंगा। तो अल बिरूनी ने यही किया, उसने सारे लोगों के लिए, जिन जिन लोगों को वो अपने कब्जे में लेता था, सबके बारे में किताब में जिक्र किया है, ठीक है। तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने आपको दिखा दिया, मुझे काफी मन था आपको गुजरात का सोमनाथ दिखाने का, और ये उसकी मुख्य मूर्ति है अंदर की तरफ, ठीक है। तो भाई गुजरात सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा मोहम्मद गजनी ने, ठीक है। तो ऐसे ही होता था यार कि पहले के वक्त पे ना राजा सबसे पहले मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे, और वो भी धनी वाले मंदिरों को। सबसे पहले मूर्ति तोड़ देते थे, जगह को तोड़ देते थे, कलाकृतियां खराब कर देते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। चाहमना को अगर हम सरल रूप में बोलना चाहे तो चौहान बोलेंगे। बहुत से मेरे प्यारे प्यारे दर्शक जिनका सरनेम चौहान भी है, ठीक है, बहुतों का होगा, बताइएगा जरूर। चौहान ने दिल्ली और अजमेर, ऐसे हो रहा होगा, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, चौहान, ओहो। तो भाई इन्होंने, ये जिन चौहानों की बात हो रही है, ये भाई राज्य इनके थे
दिल्ली और अजमेर। ठीक है, ये दिल्ली और अजमेर के शासक रहे हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय। देखिए इनका कब से कब तक का दिनांक दे रखा है। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर दिल्ली के शासक रह चुके हैं। ये चाहमना यानी कि चौहान वंशज से आते थे, ये आपको याद रखना है, जिसने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गजनी को हराया था। देखिए अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, मोहम्मद गजनी बहुत बड़ा भाई राजा वाजा था अफगानिस्तान का और ईरान का और उपमहाद्वीप का और उत्तर पश्चिम भाग का। तो भाई इसको हराया था हमारे पृथ्वीराज तृतीय ने, जो एक चौहान राजा थे। और भाई और क्या बोलना भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि यार अफगानिस्तान के राजा को हरा दिया जो इतना सारा संपादन रखता था, संपत्ति रखता था। ठीक है, तो भाई पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अगर आए तो लिख डालना कि भाई ये अजमेर और दिल्ली के शासक रह चुके हैं। इन्होंने मोहम्मद गजनी को धूल चटाई थी और इनका वक्त यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, गुजरात के चालुक्यों ने चौहानों का विरोध किया, यूपी के गढ़वालों ने भी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक चीज हमें और पता चली है कि ये जो है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय ने सोचा था कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, पूर्वी और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा करेंगे। कब्जा भी नहीं कह सकते, शासन करेंगे। ठीक है, कब्जा करने वाले तो थे ही नहीं यार, बुरे राजा नहीं थे, तो शासन करेंगे ऐसा सोचा था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, जब ये शासन करने के लिए थोड़े से वहां पे अपना जाके भाई सेना बल लेके गए, तो पश्चिमी जगह पर इनको मिले थोड़े बहुत क्या मिल गए, दुश्मन मिल गए, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में चालुक्य वंशज बैठे हुए थे। अब वो इतनी आसानी से तो वो अपना पश्चिमी क्षेत्र देने नहीं वाले थे। तो भाई गुजरात के जो ये चालुक्य वंशज थे, गुजरात भी हमारा पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है ना दोस्तों, महाराष्ट्र गुजरात, तो भाई वहां पे जाके इन्होंने धावा बोला था और वहां से इनको थोड़ा मुंह मार के वापस आना पड़ा, विरोध किया। साथ ही साथ गढ़वाल भी बैठे हुए थे वहां पे, गढ़वाल वंशज भी था, तो भाई उनसे भी इनका थोड़ा सा आमना सामना हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन गजनी की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये मोहम्मद गजनी, सुल्तान मोहम्मद गजनी की एक तस्वीर है। देखिए थोड़ा स्केच तस्वीर है क्योंकि इनकी अच्छी तस्वीर हमें मिल नहीं रही थी, भाई बहुत पुराने राजा हैं। ठीक है, और चालुक्य वंशज की बात करी जाए तो आज के वक्त में हमारे आसपास कितने सारे खंडर, कितने सारे बड़ी बड़ी इमारतें पड़ी हुई हैं जिनको आज हम जानते भी नहीं है कि उनका नाम क्या है। और अभी आपने अगर ऐसा कभी भी कहीं पे भी देख लिया तो आप जरूर जान जाएंगे कि कितना पुरानी सदी से बनी हुई एक इमारत है और चालुक्य वंशज की ये रीढ़ थी। ठीक है, तो भाई ये था हमारा एक छोटा सा विषय, हमने इस विषय को पूरा कर लिया। इस विषय में हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, मोहम्मद गजनी के बारे में और क्या पढ़ा, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा। तो भाई याद रखिएगा ये सारी चीजें क्योंकि परीक्षा में आ सकती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो विषय आएगा वो है चोल राज्य, नजदीक से एक नजर, उरैयूर से तंजावुर तक। ठीक है, ये भी उपमहाद्वीप की तरफ की हम लोग बात करेंगे, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र की। इसके बाद भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी से मिलते हैं। आप यार क्या वेट कर रहे हो, खाओ पियो कुछ बढ़िया सा, जल्दी से मिल ले आओ। ठीक है, अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।